हमारी कहानी शुरू होती है 10 साल फ्यूचर से, ईस्टर्न फेडरेशन किंगडम के अंदर। इस फ्यूचर में ये किंगडम टोटल डिस्ट्रक्शन के एज पर खड़ा होता है और इस तबाही का रीजन कोई वॉर या मॉन्स्टर इन्वेजन नहीं होता है। इस डिस्ट्रक्शन के पीछे होते हैं 5 ग्रेट सिंस। ये 5 बीइंग इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग पावर रखते हैं कि जब वो अपनी असली ताकत अनलीज करते हैं तो हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल जाती है। उनका एक सिंगल रैम्पेज पूरे किंगडम को राख में बदल देता है। इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी के बाद ईस्टर्न फेडरेशन किंगडम के पास सिर्फ और सिर्फ धूल और राख मिट्टी बचती है और इस डार्क फ्यूचर को रोकने के लिए एक आदमी बहुत ही ज्यादा डेंजरस और डेयरिंग प्लान बनाता है। उसका प्लान सिंपल होता है पर रियलिटी में बिल्कुल नहीं। उसका आइडिया ये था कि जो लोग फ्यूचर में विलन बनने वाले हैं वो 5 ग्रेट सिंस के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें विलन बनने से पहले ही बदल दिया जाए। वो उनका दुश्मन नहीं बनना चाहता है, वो उन्हें मारना नहीं चाहता, वो बनना चाहता है उनका गार्डियन। जब वो अभी सिर्फ बच्चे हैं लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि ये डिसीजन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला है। सीन शिफ्ट होता है लग्जरियस नोबल मैंशन के अंदर। किसी कमरे में एक बुक के पेजेस धीरे धीरे पलटाए जा रहे हैं। यहाँ पर हमें मिलता है हमारा MC। वो बताता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ में वो कोई हीरो नहीं था, कोई जीनियस नहीं था, ना ही कोई चोजन वन था। वो एक नॉर्मल मजदूर था जो कि 78 घंटे हफ्ते में काम करता था और वो एक ऐसी कॉर्पोरेट लाइफ जी रहा था जहाँ सरवाइव करना सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। और अब वो रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है एक फैंटेसी वर्ल्ड में। सुनने में सब कुछ परफेक्ट लग रहा होगा मगर यही प्रॉब्लम है एक्चुअली में, क्योंकि उसे यहाँ पे कोई स्किल्स नहीं है, स्पेशल पावर नहीं है, ना ही उसे कोई पढ़ना आता है, उसे ये लैंग्वेज भी नहीं आती। वो अपने मन में सोचता है कि जो बाकी मेन कैरेक्टर रहते हैं उन्हें तो अपने आप ऑटोमेटिकली लैंग्वेज आ जाती है, मुझे क्यों नहीं आ रही है। तभी जो उसका बटलर रहता है वो उसे नोटिस कर लेता है और अपने मन में ही गुनगुनाता है कि ये यंग मास्टर है, बुक उल्टी पकड़ के पढ़ रहा है। कुछ ही पल बाद बटलर पोलाइटली उसे कहता है कि डिनर जो है डाइनिंग टेबल में लग चुका है तो आप जाके खाना खा लीजिए। और उसके बाद MC जो है हमारा मस्त हैवी मील खाता है और उसके बाद वो एकदम सेटिस्फाइड हो जाता है वो खा के। और फिर उसके बाद एक मेड आके उसे कैजुअली कहती है कि वो उसको बात कराने में हेल्प कर देगी। MC थोड़ा सरप्राइज हो जाता है लेकिन फिर तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। उसे लगता है जैसे ये लाइफ तो बिल्कुल सेट है, रिच नोबल है वो, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस खाना सोना और एंजॉय करना। वो बाथटब में लेट के सोचता है कि चाहे मुझे पता हो या ना हो कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पर हूँ, पर ये लाइफ काफी मस्त है। तभी मेड कैजुअली मेंशन करती है कि कल बाकी यंग मास्टर वापस आ रहे हैं इसलिए आज थोड़ा जल्दी सो जाना चाहिए। ये सुनते ही हमारा MC कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है बाकी यंग मास्टर। मेड थोड़ा सरप्राइज के साथ एक्सप्लेन करती है कि वो उसके भाइयों की बात कर रही है, लियो और एंटोनियो, और फिर वो फैमिली नेम बोलती है पलाटियो। ये नाम सुनते ही वो एकदम से घबरा जाता है और अपना सर जो है बाथटब के अंदर डाल लेता है और वो फिर रियलाइज करता है कि क्या मैं साइकोडेलिया में हूँ। और फिर उसके बाद बताया जाता है कि साइकोडेलिया एक टर्न बेस्ड RPG जैसे गेम है जिसका वो अपनी पिछली जिंदगी में एक हार्डकोर फैन था। हर फ्री मूवमेंट, हर सीक्रेट रोलेट, हर हिडन एंडिंग, उसे सब कुछ याद था। और ये वाली गेम है जिसमें 5 ग्रेड्स इन फ्यूचर में अपीयर होते हैं। चाहे प्लेयर कोई भी बात चूज करे एंडिंग हमेशा सेम होती है, डिस्ट्रक्शन, किंगडम का एंड, मास डेथ। और सबसे पहली नोबल फैमिली जो हमेशा डिस्ट्रॉय होती है वो होती है पलाडियो फैमिली। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। पलाडियो फैमिली के बारे में गेम के अर्ली क्वेस्ट में ही रिवील हो जाता है। लियो पलाडियो एल्डर सबसे बड़ा बेटा, अंडरवर्ल्ड का लेजेंड। लियो पलाडियो दूसरा बेटा, ड्रगों का राजा, ड्रग एम्पायर का मास्टरमाइंड। और अब वो खुद ही अलान पलाडियो उसका तीसरा बेटा और एक माइनर विलन जिसका गेम में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है और जो फ्यूचर में कैजुअली मर जाता है। वो उस अलान पलाडियो के रूप में इस गेम में रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। बेड पर लेट के हमारा MC पूरी तरीके से टूट जाता है, वो रोने लगता है और वो मन ही मन में सोचता है मुझे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना है, मैं झेल लूंगा बाकी सारी चीजें। उसे लगता है कि 6 महीने लेट सैलरी भी 10 साल बाद ब्रूटल डेथ से बहुत बेटर है। वो कंप्लेन करता है कि बाकी प्रोटैगनिस्ट को OP पावर मिलती है और उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन फिर एक इम्पोर्टेंट थॉट उसके दिमाग में आती है,
मैं फ्यूचर जानता हूँ, अगर फ्यूचर पता हो तो उसे बदला भी जा सकता है। अगर वो 5 ग्रेट सिंस को विलन बनने से पहले ही सुधार दे तो वो एक पीसफुल नोबल लाइफ जी सकता है। उसे लगता है कि ये काम इजी होगा, बच्चे ही तो है, लेकिन एक चीज वो भूल रहा था, उसके पास 0 पावर है। फिर उसके बाद 2 महीने बाद का सीन आता है। उसका पर्सनल नाइट एवान रिपोर्ट देता है कि उसने एक इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट फैसिलिटी से ऑर्फन को रेस्क्यू कर लिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अलान ने कहा था। एवन बताता है कि उसने एक लड़की को ऑर्फनेज का इंचार्ज बनाया है, उसका नाम है यूटिया। अलान उसकी तारीफ करता है लेकिन उसकी स्माइल थोड़ी ऑकवर्ड होती है। एवन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि पहले अलान अपने इमोशंस जो है क्लियरली दिखाता था। अलान कुछ रियलाइज करता है कि उसकी कॉन्शियसनेस तो आ गई है मगर फेशियल मसल्स को अपडेट नहीं मिला। फिर एवान पूछता है कि ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ उस लड़की को बचाने के लिए था। एवान एक एक्स मर्चेंट है और उसे पता है कि यूटिया कोई नॉर्मल बच्ची नहीं थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब एवान ने उस लड़की को सेल में पाया तो चेन में बंधे होने के बाद भी लड़की से ओवरवेलमिंग ऑरा आ रहा था। प्रेजेंट में एवान पूछता है कि अलान ने उसे मेंशन क्यों नहीं लाया। अलान जानता है कि ये नेग्लेक्ट जैसा लग सकता है पर ये उसके प्लान का हिस्सा है क्योंकि उस लड़की का असली नाम है यूटिया बुल्डिया, एक नॉन ह्यूमन बीइंग जो कि फ्यूचर में एक ओवरवेलमिंग गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और बन जाती है सीन ऑफ रैथ। वो फ्यूचर में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मारेगी। एलान को लगता है कि अगर उन्हें पीसफुल चाइल्डहुड मिले तो शायद ये सब रोका जा सकता है। एवान को आंसर देने के लिए एलान बस इतना कहता है, अभी सही समय नहीं है। एवान कंफ्यूज हो जाता है लेकिन ऑर्डर मान लेता है। एलान ऑर्फनेज के लिए फंड्स भेजता है और एक लेटर भी देता है जो यूटिया को दिया जाता है। एवान सोचता है ये बस एक कंफर्ट लेटर होगा पर रियलिटी में उस लेटर के अंदर एक स्पेसिफिक कोड होता है जो गेम में एक आर्च बिशप यूज करता है यूटिया को काम करने के लिए। गेम में ये फेल हो जाता है पर इस रियलिटी में अलान एक चांस लेना चाहता था। ऑर्फनेज में यूटिया लेटर पढ़ती है। एवान जो है वहाँ पे लिटरली बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहा होता है। यूटिया पूछती है क्या ये मैसेज सही में लॉर्ड अलान ने भेजा है। अगले ही पल उसका ऑरा एक्सप्लोड कर जाता है। वो गुस्से में पूछती है कि अलान उसे अपने पास क्यों नहीं रखना चाहता। एवान जो है डर जाता है। उसे याद आता है अलान के वर्ड्स। वो बस बोल पाता है अभी सही टाइम नहीं आया है और जैसे ही ये लाइन बोलता है यूटिया शांत हो जाती है। वो लेटर को अपने चेस्ट से लगा लेती है। उसके लिए ये सिर्फ लेटर नहीं एक प्रॉमिस है। वो हवा में लेविटेट करने लगती है। ये बच्ची नॉर्मल नहीं है, ये है सीन ऑफ रैथ, मॉन्स्टर्स की बेटी, ब्लडी क्वीन यूटिया। मेंशन में वापस अलान रिलैक्स फील करता है। उसे लगता है कि उसने थोड़ा टाइम खरीद लिया है और उसे ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होता कि उसका ये पीसफुल प्लान ऑलरेडी एक डार्क फ्यूचर की फाउंडेशन रख चुका है। कुछ टाइम बाद लाइब्रेरी के अंदर हमारा एमसी कुछ क्लूज ढूंढ रहा होता है, तभी उसका नाइट एवन वहाँ पे आ जाता है और एवन देखता है कि हमारा एमसी जो है पूरी तरीके से बुकों के ऊपर गिरा हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड स्टेट में है पूरा। एवन रिपोर्ट करता है कि सेकंड चाइल्ड को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। यंग मास्टर पूछता है कि क्या उस लड़की को प्रॉपर्ली हैंडल किया गया था। एवान कंफर्म करता है कि हाँ, बच्चे को सेफली बचा लिया गया है। एवान कुछ और कहने ही वाला था तभी अचानक लाइब्रेरी का डोर जोर से खुल जाता है। वहाँ टोनियो पलाटियो फैमिली का सेकंड सन एंट्री करता है। बड़ा भाई एमसी का मजाक उड़ाता है, कहता है कि जब तुझे पढ़ना ही नहीं आता तो बुक पढ़ने का क्या फायदा। वो अपने दोनों हाथ से हमारे एमसी को पकड़ के दबाने लग जाता है और उसे जवाब देने के लिए फोर्स करता है। हमारा एमसी सोचता है कि एलान ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता। इसी सोच के बेसिस पे वो फाइट बैक नहीं करने का डिसीजन लेता है। वो झुक जाता है और बोलता है, लगता है आपको लाइब्रेरी यूज करनी है इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उसके बाद एंटोलियो अपने आप को कुछ ज्यादा ही सुपीरियर समझने लग जाता है और उसकी इंसल्ट करने लगता है और वो उसका सर अपने पाँव से दबाता है। तभी अचानक से हवा को चीरते हुए कुछ चीज उसकी तरफ आती है और वो एक चाकू था। उस चाकू को देखकर टोनियो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है उसे देखकर और तभी पता चलता है कि वो जो चाकू जिसने फेंका है वो है लियो पलाटियो, सबसे बड़ा बेटा। वो बोलता है कि उसे सुबह सुबह खून नहीं देखना, इसीलिए सब लोग यहाँ से निकल जाएं। टोनियो गुस्से से उसे घूरता है और बोलता है कि लाइब्रेरी में घुसते वक्त अपने एटीट्यूड को अपने जेब में रख के आना। लियो तुरंत जवाब देता है, ड्रग्स के नशे में रहने वाले लोगों को तो सबसे पहले बाहर जाना चाहिए। और फिर तभी हमारे एमसी को याद आता है कि गेम में पलाटियो फैमिली का एंड बहुत ही जल्दी हो जाता है लेकिन उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। असल में
में उसके दोनों घिनौने भाई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिर्फ एक चीज के लिए, नेक्स्ट फैमिली हेड बनने के लिए। सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। लियो अंडरवर्ल्ड का एक मैसिव फिगर है जिसे किंग ऑफ प्रोस्टिट्यूट के नाम से जाना जाता है, और टोनियो वो एक पूरा कार्टेल मैनेज करता है, किंग ऑफ क्रैक। उन दोनों की लड़ाई देख के हमारा एमसी चुपचाप से बाहर निकल जाता है वहाँ से, और अपने नाइट को भी ले लेता है साथ में निकलते समय। उसके बाद हमारा एमसी नाइट के साथ बैठकर डिसाइड करता है उसकी बेस्ट सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है एक इनकॉम्पिटेंट वीक नोबल का रोल प्ले करना। वो सोफे पर गिर जाता है बिल्कुल ड्रेन्ड। एवन मेंशन करता है कि सेकंड रेस्क्यूड चाइल्ड भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। हमारा एमसी वहाँ लेटे हुए दिखाई देता है जैसे कि कुछ वो सोच रहा हो बहुत ही ज्यादा गहरा। एवन उसे क्वाइटली ऑब्जर्व करता है। उसे लगता है कि उसका मास्टर इतनी डार्क सीक्रेट्स कैसे जानता है। उसके यंग मास्टर को एग्जॉस्ट देख एवन समझ जाता है कि एलान अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुश कर रहा है। स्ट्रेंज मास्टर बोलते हुए एवन कंफर्म करता है कि बच्चे सेफली ऑर्फनेज पहुंच गए हैं। एमसी के लिए अनयूजुअल कहना भी कम है। वो लड़का एक कैटास्ट्रोफिक लेवल थ्रेट है इस किंगडम में जो मल्टीपल नेशन के यूनियन से बना है। सेंटर पावर है किंगडम ऑफ कैलॉन, और जो लड़का स्लेव मार्केट से रेस्क्यू किया गया था वो कोई और नहीं बल्कि गेम का सेकंड मेजर बॉस डेओस मकालॉन था, जिसे स्लेवरी में बेच देने के बाद उस लड़के ने एक ओनर से दूसरे ओनर तक जाकर एंडलेस सफर किए हैं। उसने बहुत ज्यादा टॉर्चर झेले हैं, और इतना टॉर्चर झेलने के बाद ही वो बना था सीन ऑफ स्लॉथ। फ्यूचर में वो पूरे किंगडम को सबसे हॉरिफिक तरीके से एनालाइज करता है। आयरॉनिकली अपने टाइटल का बिल्कुल अपोजिट। वो बहुत हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल होता है। इसी वजह से एमसी ने इंसिस्ट किया था कि उसके साथ काइंडनेस से बिहेव किया जाए। फिर वो एवन को बताता है ऑर्फनेज भेजने का रीजन भी पहले जैसा ही था, सही टाइम नहीं आया है। यूटिया को भेजे गए लेटर में उसने नॉर्मल बात लिखी थी, और साथ ही एक स्पेशल रिक्वेस्ट, एक नया बच्चा आ रहा है, वो थोड़ा अनवेल है, उसका ध्यान रखना। ऑर्फनेज में छोटा डिओस अकेले खड़ा होता है बाकी बच्चों से अलग। तभी एक फिगर उसकी तरफ आती है, ये यूटिया होती है। वो लड़की के पास जाकर बोलती है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, उसके अंदर बिल्कुल होप नहीं बची। वो उसके हाथों को देखती है और एक ग्रिम डार्क रिचुअल के निशान पहचान लेती है। फिर पूछती है क्या ब्लैक गोट का रिचुअल ही वो चीजें थी जिसे उसने इस हालत में छोड़ दिया। उसकी कंडीशन के बावजूद यूटिया उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, कहती है ग्रेट मून ने उसे सारे ट्रायल्स के बाद चूज किया है। वो उसे अर्ज करती है कि अपनी दी हुई पावर वो एक्सेप्ट करे और अपनी हिडन पोटेंशियल को अनलीश करे। और फिर यूटिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो प्रॉमिस करती है अगर वो उसके मास्टर के लिए लॉयल्टी प्लेज करे तो उसे उन सब लोगों के खिलाफ अपना लॉन्ग अवेटेड रिवेंज मिलेगा। मैसेज डिलीवर करने के बाद वो लेटर पकड़ती है और डिसाइड करती है अब पहले रिप्लाई भेजने का टाइम आ गया है। एक लाइट ग्रीटिंग के साथ उसी समय पलाटियो मेंशन के अंदर एमसी बहुत टाइम के बाद एक रेयर पीस मोमेंट का एंजॉय कर रहा होता है। तभी एवान अचानक से अंदर आता है और चिल्लाते हुए कहता है कुछ बहुत गलत हो गया है। एवान गुस्से में ऑलमोस्ट सेकंड मास्टर को ट्रैश बोल देता है। हमारा एमसी पूरी तरीके से चौंक जाता है। वो कहता है कि उस हरामखोर के साथ आखिर हुआ क्या। टोनियो पलाडियो के मेंशन एक फ्लोर पर लाइफलेस पाया गया होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है टोनियो पलाडियो के फ्यूनरल के ऊपर। सिर्फ वहाँ पर कुछ ही लोग प्रेजेंट होते हैं। उसका फादर भी वहीं पे खड़ा होता है दोनों औरतों के साथ में। वो दोनों बिल्कुल बोर्ड दिखाई दे रही होती है। अलान सीन को देखकर कहता है कि उसकी फैमिली सच में एक डार्क फैंटेसी नोवेल से निकली हुई लगती है। वो ये भी सोचता है कि टोनियो पलाडियो की एक्सीडेंटल सिचुएशन थोड़ी सी सस्पिशियस लगती है। गेम में ऐसा नहीं होता। गेम टाइमलाइन के अंदर लियो काफी सालों बाद टोनियो को एलिमिनेट करता है काउंट की पोजीशन सिक्योर करने के लिए, पर यहाँ टाइमलाइन चेंज हो चुकी है। फ्यूनरल के दौरान लियो के चेहरे में एक अजीब सी हंसी दिखाई दे रही होती है, जो देखकर हमारा एमसी तुरंत समझ जाता है कि कल्प्रिट कौन है। फिर भी अलान फैमिली के ज्यादा स्ट्रगल से कंसर्न नहीं होता। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, 5 सिंस के थ्रेड को रिसॉल्व करना। और उसके बाद 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। सक्सेसर की जो प्रॉब्लम थी वो पूरी की तरीके से सॉल्व हो चुकी है। लियो जो है वो पूरी तरीके से बिजनेस को टेक ओवर कर चुका है। काउंटी और ज्यादा पीसफुल हो गई है। एमसी और एवान स्वीट्स खा रहे होते हैं, पीस के मजे लेते हुए। इसी दौरान हमारा एमसी और यूटिया पेन पाल बन चुके
होते हैं। लेटेस्ट लेटर में यूटिया लिखती है कि ऑर्फनेज के बच्चे पूरी तरीके से अच्छे से जी रहे हैं। लेटर के एंड में नए पैट्रॉन्स की लिस्ट होती है। एमसी नोटिस करता है कि लिस्ट और लंबी हो चुकी है। एवान एग्री करता है, अच्छी बात है मगर थोड़ा स्ट्रेंज है। एवान टॉपिक को चेंज करता है। इंफॉर्मेशन गाइड को सर्च करते दौरान एक लीड मिल गई। एमसी जो है हमारा अब रिलीफ हो जाता है और सोचता है कि थर्ड बॉस फाइनली लोकेट किया जा सकता है। सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है। एमसी एक क्वाइट पीसफुल इवनिंग के लिए सेटल हो रहा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक आदमी की शैडो दिखाई जाती है अपनी जान लेते हुए, और फिर हमें दिखाया जाता है कि लोग बात कर रहे हैं बॉस लियो कितने जनरस हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे मेंबर हैं। अचानक फिर कियोस चालू हो जाता है। जो आदमी होते हैं वो अपनी बॉडी से कंट्रोल खो देते हैं और अपने आप को ही चाकू मारने लगते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं अपने आप को रोकने की मगर रोक नहीं पाते हैं। गैंग मेंबर एक दूसरे को मार के ब्रूटली गिरते जाते हैं। एक लोन सर्वाइवर भीख मांगता है डोर से। एक मिस्टीरियस फिगर सिर्फ कार्नेज देख रहा होता है और ये सब कोई और नहीं छोटा डियोस कंट्रोल कर रहा होता है। और वो कहता है पपिट शो चल रहा है यहाँ पे। यूटिया उसके पास आती है और कहती है कि उसे ये शो काफी पसंद आया। डियोस पूछता है इसका पॉइंट क्या था। यूटिया पूछती है क्या उसे उन पर दया आ रही है। डियोस मना करता है और कहता है ये लोग लोगों को ग्राइंड करते हैं इलीगल सब्सटेंस के लिए, बस उसे समझ नहीं आ रहा कि इसका रिवेंज से क्या लेना देना है। यूटिया एक्सप्लेन करती है ये सब उसके मास्टर के रिटर्न के लिए जगह प्रिपेयर करने के लिए है। दोनों अपनी पावर्स कंबाइन करते हैं और एनॉर्मस एनर्जी इरिप्ट होती है। वो उड़ जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं सब कुछ उनके मास्टर की विल के अकॉर्डिंग होगा। उनके जाने के बाद एक अजीब सी लाइट दिखाई देती है हमें। जमीन पर ब्लू मून का सिंबल बन जाता है और वो खुद को डिक्लेयर करता है अपने लॉर्ड की तलवार। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 2 साल हो चुके हैं और एमसी कहता है कि मैं 2 साल से यूटिया के साथ लेटर एक्सचेंज कर रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि एवन बहुत ही बुरी हालत में होता है और एमसी को ढूंढ रहा है हमारे। वो फाइनली हमारे एमसी को बैकयार्ड में ढूंढ लेता है और वो थकी हालत में होता है कि इतना ज्यादा गिर जाता है। और फिर हमारा एमसी पूछता है कि क्या दिक्कत है, क्या हुआ, और एवन रिप्लाई करता है कि जो 5वां बच्चा है वो भी सेफली ऑर्फनेज में पहुंच चुका है। और हमारा एमसी खुशी के मारे शॉक हो जाता है और हमें बताया जाता है कि उस 2 साल की पीरियड में उसने बचे हुए 3 ग्रेट सीन्स को भी ऑर्फनेज में सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है। और उसके बाद इसका जश्न मनाने के लिए वो लोग पार्टी शार्टी करते हैं, मस्त केक वगैरह खा रहे होते हैं। हमारा एमसी जोर से लड्डू वगैरह ऐसे फेंकता है और एवन कुत्ते की तरह मतलब लपेट लेता है उसे। और फिर हमारा एमसी कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है एवन, अब तुम आराम कर सकते हो। और एवन रिप्लाई करता है तो क्या ऑर्फनेज का जो मिशन है वो खत्म हो चुका है। हमारा एमसी रिप्लाई करता है कि हाँ खत्म हो चुका है। और एवन भी कहता है कि हाँ आखिरकार सांस में सांस आई। और फिर एवन कहता है कि तुम्हें खुशी नहीं हो रही है क्या यंग मास्टर। और हमारा एमसी कहता है कि नहीं देखो मैं खुश हूँ। और एवान कहता है कि दिखाई तो नहीं दे रही तुम्हारे मुंह में खुशी कहीं पे। और हमारा एमसी कहता है कि मगर मैं हंस रहा हूँ, स्माइल कर रहा हूँ देखो। और एवन थोड़ा सा डिसअपॉइंट होकर रिप्लाई करता है कि ठीक है यार मान लिया। फिर हमारा एमसी दिखाया जाता है आराम से लेटे लेटे वो सोच रहा है कि हाँ बहुत ही स्मूथली चीजें खत्म हो गई है। मैंने सोचा नहीं था इतना स्मूथली हो जाएगा ये सब, क्योंकि जो गेम में साइकोडेलिया के बॉस रहते हैं वो 5 के 5 ग्रेट सिंस बन जाते हैं उनके ट्रेजिक पास्ट की वजह से। इस वर्ल्ड में भी वो लोग ग्रेट सिंस बन जाते हैं अगर उनका पास्ट चेंज नहीं किया जाता तो। उन सबको बचाने के जो ऑड थे वो तो बहुत ही कम थे। वो थोड़ा सा परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि थोड़ी भी देर हो जाए मेरे को किसी को सेव करने में और वो पूरी तरीके से ब्रोक होके ग्रेट सिन बन जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। और फिर हमारा एमसी दिखाया जाता है एवन से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्फनेज कैसा है। और हमारा एवन उसे कहता है कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है, यहाँ आपके लिए एक लेटर भी आया है। एवान कहता है जो बच्चे पूरी तरीके से पहले ब्रोकन दिखाई दे रहे थे वो अब खुशी से जी रहे हैं। और हमारा एमसी कहता है कि क्या सच में ऐसा है, अगर ऐसा है तो हमें उनके लिए केयर टेकर की भी जरूरत नहीं है अब तो। एमसी मन ही मन में सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि यूटिया इतनी अच्छी तरीके से ये जॉब करेगी। ये शायद इसलिए है क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है वो ऑर्फनेज के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे लगा था कि वो इस सब से बहुत ज्यादा नफरत करेगी। अगर इसे इस तरीके से देखा जाए तो यूटिया भी एक बहुत ही अच्छी बच्ची है। एवान वहीं से एमसी से पूछता है कि कुछ स्पेशल है क्या लेटर में। और लेटर में हमेशा की तरह लिखा रहता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, डियोस भी अच्छे से कर रहा है काम अपने वगैरह वगैरह। हमारा एमसी कहता है कि मुझे ये सब देख के बहुत ही खुशी हो रही है कि ऑर्फनेज के जो किड है वो अच्छी तरीके से बड़े हो रहे हैं। पता नहीं क्यों मगर मैं इसको देखने के बाद बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। और वो मन में सोचता है कि 5 के 5 जो ग्रेट सीन है वो बहुत ही नॉर्मली ग्रोन अप हो रहे हैं। वो सोचता है कि सही में इन्वायरमेंट से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। और फिर एवन हमेशा की तरह क्वेश्चन पूछता है कि
कि तुम बच्चों से मिलने की कब सोच रहे हो, तुम हमेशा कहते हो कि सही समय आएगा जब। और हमारा एमसी सोच में पड़ जाता, वो बोलता है कि वो मन ही मन में सोचता है कि मैंने ये प्लान तो बनाया ही नहीं था, मैंने असली में प्लान था कि मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगा। उनसे मिलना बहुत ही ज्यादा यूजफुल तो होगा बहुत ही तरीके से, मगर उनकी जो प्रोसेस थी सीन बनने की वो बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक थी। गेम में भी उनकी जो पर्सनालिटी वो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम थी ना कि मैं डरा हुआ था हमेशा से। मैंने उन्हें बचा तो लिया ग्रेट सीन बनने से, मगर फिर भी मुझे उनसे मिलने से डर लगता है। और हमारा एमसी एवन को रिप्लाई करता है कि टाइम शायद मैं 5 साल में मिलूंगा उनसे, या 5 साल सही रहेगा। और एवन कहता है हाँ देख रहा हूँ मैं। और फिर हमारा एमसी कहता है कि अब सिर्फ मुझे एक ही काम करना है, अपनी सेल्फ डिफेंस स्किल्स को बढ़ाना है। मैं इस डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए स्किल्स बिल्ड करनी होगी। वो मन ही मन में सोचता है कि मैजिक के लिए टैलेंट की जरूरत होती है और ये बॉडी में टैलेंट तो है। और हमारा एवन एमसी से कहता है कि यंग मास्टर क्या आपने ब्लू मून के बारे में सुना है? और एमसी कहता है क्या ब्लू, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। और एवान कहता है कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिमिनल ग्रुप को हंट डाउन कर रही है। और एमसी कहता है ये तो कचरा साफ करने की तरह ही है, ये तो अच्छी चीज लग रही है, ऐसा लगता है कि वो अच्छी चीज कर रहे हैं। और वो मन ही मन में सोचता है कि ये ऐसी चीज तो मैंने गेम में कुछ नहीं सुनी, शायद तक के लिए शॉर्ट इवेंट ही होगा। और एवन हमारा डर के मारे बोलता है कि पर अपेरेंटली वो नोबल्स को भी मार रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि तुमने उनके बारे में सुना होगा। और हमारा एमसी कहता है एवन डरने की कोई बात नहीं है, आज से तुम मेरे रूम के बगल में सोना। और सीन शिफ्ट होता है, यूटिया कह रही होती है कि चलो अब ब्लू मून की एक्टिविटी के बारे में सुनते हैं इस हफ्ते की। और वहाँ पे एक लड़की जो बैठी हुई होती है वो रिप्लाई करती है द नॉर्थ, और दूसरी लड़की रिप्लाई करती है कि मैंने सबकी देखभाल कर ली है। ये जो लड़की होती है ये प्राइड की सीन होती है और ये कहती है कि स्लेवर्स हेड को तो मैंने काट के रख दिया और उनमें से किसी को भी पता भी नहीं चला कि मैं कौन हूँ। जो आउटफिट थी वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी शायद। वो कहती है कि मैंने कहा भी था कि अगर तुम मेरे आंखों का कलर बता दोगे तो मैं तुम्हें छीने दूंगी, मगर कोई बता ही नहीं पाया। और फिर वहाँ पे जो बैठी हुई ग्रीड की सीन होती है वो कहती है मैंने जो भी क्रॉप्सेस है उन्हें डिस्कवर कर लिया है। और फिर वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ जो होता है वो कहता है कि साउथ भी कंप्लीट हो चुका है। वो कहता है कि जो इलीगल एक्सपेरिमेंट साइड थी और वो अनोइंग एलवॉन गाइस, उनको तो मैंने चुरकुन बना दिया है दबा के, एक भी सुराग तक नहीं छोड़ा और मैंने वहाँ पे। और ये जो रहता है ये होता है प्योरिटी का सीन, लडान। और फिर यूटिया कहती है कि चलो सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। और वहाँ पे जो बच्चे होते हैं यूटिया उनसे कहती है कि हम सब ग्रेट मून के लिए एग्जिस्ट करते हैं। हमें बताया जाता है कि सीक्रेट कल्ट है एक ब्लू मून जो कि ग्रेट मून की वर्कशिप करते हैं। यूटिया कहती है मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, उसकी विल के अंडर सब कुछ परफेक्ट जाना चाहिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। और लडान कहता है एल्बॉन्स लीडर द काउंटीज एल्डेस्ट सन राइट, साउदर्न क्लीनअप के दौरान हमने एक ग्रेट डिटेक्टिव को ढूंढा था। ऐसा लगता है कि जो काउंटीज का बेटा है वो कुछ प्लान कर रहा है उनके खिलाफ। और यूटिया कहती है क्या तुम सही हो शायद। और दिखाया जाता है कि यूटिया एक लेटर में पढ़ रही है काउंट जो है मर जाएगा, उसके ड्रिंक को चुपचाप से पॉइजन कर देना। और वो कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। और फिर 2 साल बीत जाते हैं और हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है सीन काउंट पलाटियो का जो कि अब मर चुका है। और हमें बताया जाता है कि जो ऑफिशियल कॉज है इसकी डेथ का वो हार्ट अटैक है, मगर वो इतना ज्यादा ड्रग्स हैवी डोज लेता था, ये एक तरीके से ऑब्वियस ही था। और पीछे से लोग बात कर रहे होते हैं क्या ब्लू मून फिर से, और वहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि हाँ ये ब्लू मून नहीं किया है शायद, क्योंकि वो पिछले रात को आया था यहाँ पे। और हमारा एमसी मनी मन में सोचता है कि ये लोग भी ब्लू मून के बारे में बात कर रहे हैं, शायद तक मुझे अब इसे थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। और उसी के बाद काउंटीज का फ्यूनरल होता है वो खत्म हो जाता है और एकदम मतलब सन्नाटे में खत्म होता है। और जब एलान और एवन जा रहे होते हैं वहाँ से लियो जो है उन्हें तिरछी आंख से देख रहा होता है। और एवान कहता है कि यंग मास्टर अब आप क्या करेंगे। वो कहता है कि अगले साल जो एल्डेस्ट बेटा है फर्स्ट यंग मास्टर वो हेड बन जाएगा। और वो कहता है कि इतना सारा सामान लेके आप कहाँ जा रहे हो। और एलान कहता है कि तुम भी ये सामान उठा लो, हम लोग अब जा रहे हैं। और एवान कहता है क्या तुम टेरिटरी छोड़ के जा रहे हो। और एवान कहता है कि पूरी तरीके से नहीं छोड़ रहे, हम साउथ की तरफ जा रहे हैं बस। और एवान कहता है साउथ से क्या तुम्हारा रोड मिल मतलब है। और हमारा एमसी कहता है कि हाँ हम रोड मिल जा रहे हैं कुछ समय के लिए। वहाँ पे एक स्मॉल साउदर्न विलेज है पलाटियो की टेरिटरी का जिसका नाम है रोड मिल। और हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी ऊपर से लियो जो है उन्हें तिरछी आंख से घूर रहा होता है, कर तो देखो इसकी। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और रोड मिल में वो लोग मस्त इंजॉय कर रहे होते हैं। एवान जो है मस्त ब्रेड ऑमलेट बना रहा होता है और दोनों इंजॉय कर रहे हैं मस्त। और फिर 3 दिन बीत जाते हैं और जब वो लोग काउंटी स्टेट में वापस आते हैं तब उन्हें पता चलता है
है कि जो एल्डेस्ट बेटा है उसका फ्यूनरल चल रहा है, और हमारा एमसी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस डेडली प्लेस में वापस से आ चुका हूँ। और वो सोचता है कि इसका जो डेथ सीन है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है, ये इतनी जल्दी कैसे मर गया। और वो देखता है कि जो कॉज ऑफ डेथ है इसका वो है किसी ने इसे चाकू मार दिया है हार्ट में। और वो सोचता है कि ये कौन हो सकता है, लियो को किसने मारा होगा, कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है। और वो गलती से आई कांटेक्ट कर लेता है एक नौकर के साथ, और नौकर जो है पूरी तरीके से डर जाता है गलती से। और वो नौकर जो कहता है माफ करिएगा मैं आई कांटेक्ट नहीं करना चाहता था, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। और हमारा एमसी कहता है कि इसके साथ क्या हो गया एकदम से। और एवन पीछे से आके कहता है यंग मास्टर। और हमारा एमसी कहता है कि तो तुम्हें कुछ पता चला। और वो पीछे से कहता है कि हाँ मुझे पता चला। और वो कहता है यंग मास्टर कहीं आपने ही तो उसे रातों रात मरवा नहीं दिया। और हमारा एमसी अगल बगल देखता है और सब लोग डरे हुए होते हैं और इधर उधर मुंडी खिसका रहे होते हैं। उसके बाद हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जब हमारा एमसी जस्ट रोड मिल के लिए निकला ही था। बैलगाड़ी के अंदर हमारा एवन एमसी से पूछ रहा होता है कि एवन कहता है यंग मास्टर अगर हम सिटी में जाते तो वो शायद थोड़ा ज्यादा अच्छा हो। और हमारा एमसी कहता है नहीं कभी नहीं, रोड मिल ही फाइनल डेस्टिनेशन है जो कि मैंने प्लान किया है, गुस्से में देख के एवन की तरफ। और फिर वो सोचता है कि जब मैंने 5 ग्रेट सिंस को बचा ही लिया है, उनके मिसफॉर्च्यून से इस दुनिया की तबाही होने से बचा लिया है, और मुझे ये भी पता है कि रोड मिल का ओरिजिनल स्टोरी से कोई भी ताल्लुक नहीं था और वहाँ पे एक पलाडियो विला भी है, इसीलिए एक परफेक्ट जगह होगी एक नोबल के रहने के लिए। वहाँ पे मैं अपनी जिंदगी आराम से बिता सकता हूँ, मुझे कुछ काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो फिर सीरियस सी लुक बना के हमारे एवन को कहता है कि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। और एवन कहता है कि अब तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम हमेशा ऐसी ही बात करते हो जब तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। और हमारा एमसी कहता है कि जो अच्छी चीजें होती है ना वो ग्रेट होती है। और तभी हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जब उसका भाई जो है ऊपर से झांक रहा होता है, और हमें बताया जाता है कि झांकते समय वो ये सोच रहा था कि क्या मैं इसे मार दूं या नहीं मारूं, वैसे भी इससे फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा है या नहीं। मैं इसे सोच रहा था कि पॉइजन दे के मार दूं अपने बाप को मारने के बाद, मगर उसने कहा था कि उसको मेरे ड्रग्स अंपायर के साथ कुछ भी नहीं करना, मतलब मैं पूरा अंपायर ले सकता हूँ, इसीलिए मेरे पास कुछ रीजन ही नहीं था उसे मारने के लिए। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि एवलॉन के साथ मामले सही नहीं चल रहे हैं? वो मुझे बस गुस्सा दिलाता है। उसके नौकर को कहता है कि अल्मान गाड़ी का पीछा करो, और अल्मान रिप्लाई करता है क्या इसका मतलब ये है कि तुम चाहते हो मैं उसे मार दूं? इसका नाम है अल्मान और ये लियो के लिए काम करता है। और तभी लियो पीछे मुड़ के देखता है, क्या आज तक अल्मान ने मेरे से कभी भी सवाल नहीं किया, मैंने उसको जो भी ऑर्डर दिए हैं उसने बिना कुछ सवाल किए उसका पालन किया है, सो आज ये ऐसा क्यों कर रहा है? और तभी हमें दिखाया जाता है ये अल्मान जो है तलवार निकाल लेता है और लियो उससे कहता है तुम्हारा काम है ये, मैं जो बोलूंगा तुम्हें वो करना है। और इतने में ही अल्मान जो है उसकी छाती में तलवार का वार करता है और उसके दिल को चीर देता है। और लियो उससे कहता है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे बिट्रे करने की? और अल्मान कहता है मुझे वॉर करना पसंद है, अभी तक मुझे ये काम करने में मजा आ रहा था। और हमें बताया जाता है कि ये अल्मान नहीं है, ये लियो के लिए काम नहीं करता है, ये है हिडान, एक मेंबर ब्लू मून सोसाइटी का। वो कहता है कि हमारा यही सिद्धांत है जो कि हमें रेड मून ने सिखाया है। और वो कहता है कि जो ब्लू मून है वो मेरी तलवार है और ये एकदम नेचुरल है कि मैं उसकी इच्छा के अनुसार ही काम करता हूँ, मगर कोई भी ग्रेट मून को नुकसान पहुँचाने की जरूरत करता है तो मैं खुद से ही डिसीजन ले लेता हूँ। और खून के छींटे चारों ओर फैल जाते हैं। और फिर हिडान कहता है कि मैं तुम्हारा जब से यही कहने के लिए इंतजार कर रहा था और मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें 2 साल लगे ये कहने के लिए। और लियो कहता है कि मेरे कर्मचारी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। और हिडान कहता है कि तुम्हारे शब्दों के साथ एवलॉन जो है हमेशा के लिए इस कॉन्टिनेंट से गायब हो जाएगा। नहीं बुरी बात है ना, ग्रेट मून ने तुम्हें एक मौका दिया था। और फिर सीन चेंज होता है और वाला सीन दिखाया जाता है हमारा एमसी जो है रोड मिल में है अभी, और वो अभी जस्ट सो के उठा है और वो सोच रहा होता है कि रोड मिल सही में एक स्वर्ग जैसी जगह है। और वो कहता है कि एक और सुहाना दिन रोड मिल में। वो कहता है कि ये जगह बहुत ही अच्छी है, मैं जो चाहे जब कर सकता हूँ, जब मैं खाना खाना चाहूँ जब खा सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक असली नोबल की जिंदगी बिता सकता हूँ। और वो अपने हाथ का खाना खाते समय बोलता है कि वाह क्या टेस्टी खाना बनाता हूँ मैं, क्या मुझे एक टोस्ट स्टैंड खोल लेना चाहिए। और तभी एवन वहाँ पे आके बोलता है कि आपके लिए एक लेटर आया है यंग मास्टर। हमारा एमसी उस लेटर को खोलता है और उसी समय उसके हाथ से जो खाना रहता है वो गिर जाता है, क्योंकि उस लेटर में लिखा रहता है कि जो लियो पलाडियो है वो मर चुका है। उसमें लिखा रहता है कि अलान हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वापस आ जाइए। इसी के साथ स्वर्ग का जो फ्री ट्रायल था 4 दिन का वो खत्म हो जाता है, इसीलिए मैं पलाडियो ई स्टेट में वापस आ गया। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब वो बोलता है कि ये सब अजीब से रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। तभी हमारा एवन कहता है
है कि यंग मास्टर अब शैडो लीडर कब बन गए, और हमारा एमसी फ्रीज हो जाता है और वो कहता है कि है, और इसी के साथ जो क्रेजी सर्कमस्टांसेस थे वो चलते रहे और अब उसकी जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी है। और हमारा एमसी एवन से कहता है कि तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैं विलन कैसे हूँ। एवन कहता है कि तुम ही एक हो जिससे इस सिचुएशन से फायदा मिल सकता है, और ये तभी हुआ जब हम ई स्टेट छोड़ के गए थे और तुम्हारे पास परफेक्ट मौका भी था काउंट्स का नया हेयर बनने के लिए। और हमारा एमसी ये सब सुन के एकदम शॉक हो जाता है। एवान कहता है अब एवलॉन जो है वो गायब हो चुका है और लियो भी मर चुका है, तो अब तुम्हें बॉदर करने के लिए कोई भी नहीं है। और फिर एवन कहता है इसका एक ही मतलब हो सकता है, तुम अब नए शैडो लीडर हो इस काउंटी के, जो कि अब इस असैसिनेशन को लीड करेगा, स्वॉर्ड मास्टर। और हमारा एमसी कहता है तुम्हें मजाक सूझ रहा है क्या, और ये कपड़े क्या हैं? और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि अब मैं स्टार्ट करूँ भी तो करूँ कहाँ से। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी नहीं है कि वो इतने बड़े की फिगर को मार दे इतनी आसानी से। और हमारा एमसी एवन से कहता है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है क्या जो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को मार रही है। और एवन कहता है क्या तुम ब्लू मून की बात कर रहे हो? और हमारा एमसी कहता है हाँ शायद ब्लू मून ही इसके पीछे हो सकता है। और हमारा एवन कहता है कि इन्फॉर्मेशन गाइड ने कहा है कि ब्लू मून इसके पीछे नहीं है। और वो कहता है कि ब्लू मून जो है एक मार्क छोड़ के जाता है, आंख का मार्क नहीं छोड़ता, मगर ये भी कहा गया है कि जो मेंबर्स थे एवलॉन के उन्हें भी मार दिया गया एक तलवार से, और अब शायद नर्क के द्वार भी खुल चुके हैं। और हमारा एमसी डरते हुए कहता है कि अब क्या मैं शैडो लीडर हूँ जिसने शैडो मास्टर को मार दिया? और वो मन ही मन में सोचता है कि जो ब्लू मून है वो गेम में कभी आया ही नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता, और अभी तक यहाँ पे ओरिजिनल स्टोरी तो चालू ही नहीं हुई है, मगर फिर इसके पीछे है कौन असली में। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूटिया जो है बाकी बच्चों से पूछ रही है कि कोई मार्क वगैरह तो नहीं छोड़ दिया, और जो हरी परी रहती है वो कहती है कि नहीं कुछ भी पीछे छूटा नहीं था। और वहाँ से बिल्ली भी कहती है कि हाँ मेरे को भी कुछ नहीं मिला, वहाँ पे केवल लाशें ही थी। तभी वहाँ पे डेओस आ जाता है और वो बोलता है आई एम बैक गाइस, अब सिर्फ और सिर्फ 486 सोल्जर बचे हैं एवलॉन के। और फिर तभी वहाँ पे लडान की एंट्री होती है और वो कहता है कि जैसा कि आपने कहा था बॉस, मैंने उनको बीच से काट दिया है। और यूटिया कहती है बहुत बढ़िया, परफेक्ट। और इसी तरीके से जो एवलॉन थी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसने डोमिनेट करके रखा था एस्टेरिया किंगडम में, वो पूरी तरीके से धूल बन चुकी है सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर। और तभी लडान कहता है कि मगर मुझे नहीं लगता कि जो क्लीन अप था वो पूरी तरीके से परफेक्ट था। और यूटिया कहती है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? और तभी लडान दिखाता है एक लेटर और वो कहता है कि ये लेटर मुझे मिला था जब मैं वहाँ पे लोगों को मार रहा था। जो अल्टलिया ड्यूकडॉन किंगडम है उसके बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्शन हो चुके हैं। और फिर यूटिया लेटर को पढ़ती है और वो उनकी तरफ कहती है कि तुम्हें शायद पहले से ही पता है कि मैं क्या कहने जा रही हूँ। और बाकी सारे जो सीन्स रहते हैं वो स्माइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लडान कहता है ये काम मैं संभाल लूंगा।